गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा सियासी धचका लगा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 5 नशिस्तों तक महदूद दिखाई देती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मरकज़ की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएंगे, या ये नताइज वफाकी सियासत में दोनों जमातों के ताल्लुकात पर नए असरात मरतब करेंगे। ये सवाल इसलिए भी आम है कि वफाक में दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान बजट समेत कई मामलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं। इन्हीं इख्तलाफात के बायस कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। बजट पेश होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन हुकूमत को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ बाज़ अहम मालियाती इक़दामात के लिए IMF की मंजूरी दरकार है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों के अपने मुतालबात हैं। उधर टैक्स वसूलियों की सूरत हाल भी हुकूमत के लिए तशवीश का बायस बनी हुई है, जबकि अशराफिया को दी जाने वाली टैक्स छूट और मराद पर तनकीद मुसलसल बढ़ती जा रही है। हुकूमत को आइंदा माली साल में 15,264 अरब रुपए का टैक्स हदफ भी हासिल करना है, जबकि मौजूदा माली साल का हदफ भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल यह है कि इजाफी रेवेन्यू कहाँ से आएगा? क्या बिजली, अशिया ज़रूरिया, सोलर पैनल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर मजीद बोझ डाला जाएगा, या फिर एक मरतबा फिर वही तबकात निशाने पर होंगे जो पहले ही टैक्सेस से ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं? बजट का एक और बुनियादी और तवील मुद्दती मसला भी है जिस पर निस्बतन कम बहस होती है, और वो है वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का मौजूदा निज़ाम। सूरत हाल ये है कि वफाक को कौमी ख़जाने से मिलने वाले वसाइल का एक बड़ा हिस्सा कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में सर्फ हो जाता है। इसके बाद दिफाई अखराजात, पेंशन, हुकूमती इंतज़ामी ढांचे और तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल नाकाफ़ी रह जाते हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत को मज़ीद कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या इस बजट में लॉन्ग स्टैंडिंग अनोमली को भी एड्रेस किया जाएगा, या एक बार फिर ये मसला आइंदा बरसों के लिए मौखर कर दिया जाएगा? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू PM ऑन KP अफेयर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक्सपर्ट ऑन इकनॉमिक अफेयर्स। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, नून लीग के साथ क्या हुआ है? ये तवक्कात के बरअक्स GB में ये हुआ क्या है? क्या आप लोग तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा रिजल्ट मुख्तलिफ होगा, अब क्या समझा जाए इसको? ये आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम का अदम एतमाद है या फिर कुछ और वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि आपको इलेक्शन से पहले इलेक्शन के नताइज का पता ना हो। जो पब्लिक राइट है वो उनका फैसला करना होता है कि उन्होंने किसको पसंद करना है। हालांकि हमारी जो कैंपेन थी, मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन कैंपेन थी वो हमने चलाई, जो अच्छा सबसे खूबसूरत, मतलब लोगों को दैट वाज एन इजी टू अंडरस्टैंड नैरेटिव कि आपको पेशावर वाला मॉडल पसंद है, आपको कराची वाला मॉडल पसंद है या लाहौर वाला। people did not buy a लाहौर वाला मॉडल भी किया। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बाई नहीं किया, लेकिन वो इलेक्शन सिर्फ वोट से थोड़ी फैसला होता है। और किस चीज से होता है? कैंपेन भी की और उन्होंने नहीं, वोट के अलावा और किस चीज से फैसला होता है? इस्तेमाल हो सकते हैं। यार कमाल कर दिया आपने। साहब ने बाकी टूल्स मसलन 12 देखिए, बिलावल साहब ने टूटी हुई तीर के साथ जो है ना अच्छा खासा शिकार भी कर लिया और फार्म 47 हासिल करने में भी कामयाब हो गए। तो धांधली की मेरे ख्याल में टूल की बात आप समझ ही रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बिलावल साहब को मेरी बात समझ आ रही है। नहीं, मैं तो बहुत कुछ समझ रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता ना। कहना तो आपने, मैंने कहने के लिए आपको बुलाया। अगर मैं कहूँगा तो आप क्या कहते हैं, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो ये आपसे कौन शिकायत? आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। दूसरा, मैंने जितना कहना था मैंने उतना ही कह दिया। अच्छा, उससे ज्यादा मेरे मुंह से ना निकले। तो चले ठीक है, इतना काफी है। फॉर्म 47 को ताबीर किया जाता है धांधली से। धांधली हुई? वो बिलावल साहब ने खुद ही कहा था कि मैं फार्म 47 का बंदोबस्त करूंगा और उन्होंने कर लिया। आप 45 संभालिएगा, उन्होंने ये भी कहा था। 45 का तो पता ही नहीं चला। वो तो कह रहे थे कि मेरे ख्याल में कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ये नैरेटिव लिया हुआ था कि हमें फार्म 45 नहीं मिल रहे या नहीं दिए जा रहे, वो उनका एक गलत बयानिया था।
और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी मेरे ख्याल में स्टेज की अदाकारी ही थी। और जो उनका एक प्रोफेशनल और एक अमूमी तौर पे जो उनका एक नैरेटिव होता है, उन्होंने वही तरीका अपनाया कि बस इलेक्शन से पहले रोना धोना पिटना डाल दो, मजलूम बन जाओ कि देखे जी उसको निकाल दिया, देखें उसको जिला बदर कर दिया, उसको सूबा बदर कर दिया। हालांकि बैरिस्टर गोहर पर वहां पर कैसे मौजूद रहे, शाहिद खटक कैसे मौजूद अब ये तो पास्ट हो गया ना, गुलजार वहां पर कैसे मौजूद, ये तो अब पास्ट हो गया ना। ये तो चले आपने मौकिफ लिया, उन्होंने मौकिफ लिया, दोनों ने मौकिफ ले लिया। अब जो पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, हम उसे परफॉर्मेंस समझें, फॉर्म 47 समझें, कराची, लाहौर, पेशावर में लोगों ने कराची मॉडल अडॉप्ट कर लिया, ये समझें, क्या समझें? नहीं, मेरे ख्याल में बिलावल साहब जो है वो फार्म 47 लेने में कामयाब हो गए और उनको मुबारक हो। ठीक, ओके। मुझे अब ये बताइए, गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या होगा? वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बनाएंगे या आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे, हुकूमत बनेगी, क्या होगा? नहीं, एक बात तो तय है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तो पॉलिटिकल पार्टी है और जैसे हो तैसे हो, फार्म 47 की हो या 247 की हो, हुकूमत वो बनाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। फैसला मेरी लीडरशिप ने करना है, लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि हमें हुकूमत का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए और उनको सपोर्ट करेंगे हुकूमत साजी में और सूबे के गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमें करना चाहिए और हमें करना होगा, बिकॉज वहाँ की महरूमियाँ जो हैं वो भी दूर करनी है। इलेक्शन तो बस कल तक था, हो गया, ख़त्म। अब आगे चलना होगा उस इलाके के अवाम के लिए उनकी तरक्की के लिए, उनके कल मुझसे, मैं भी कल ट्रांसमिशन में था, मुझसे भी ये सवाल पूछा गया। मैंने भी यही कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये लोग कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये कोई भी जीतेगा वो PMLN या पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ही हुकूमत बनाए और वो साथ कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक और भी इलेक्शन आना है ना जुलाई में। कोशिश यही की जाएगी कि इत्तेहादी ना बनाया जाए यहाँ पे एक दूसरे को, ताकि वहाँ इत्तेहादी ना बनाना पड़े। ऐसा ही है ना? ये खैर, अब इसमें ये अगला जुमला आपका है, ये मेरी ठीक, ओके, बयान में नहीं शामिल, लेकिन बस मेरी ज़ाती मैं समझ गया आपकी बात। जिस तरह पाकिस्तान, अब मैं आपकी बात खुद से समझ गया, जिस तरह आपने खुद से समझनी है बात, मैं भी समझ गया आपकी बात खुद से। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बजट में चंद दिन रह गए हैं, बजट आगे गया, आज NEC का इजलास आगे चला गया। आपके ख्याल में ये बजट में हो क्या रहा है, और वैसे आपकी सजेशन क्या है, होना क्या चाहिए? जो चीज़ें कुछ बाहर आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? योर टेक ऑन। देखिए, जो माशी वजूहात सामने आ रही हैं, वो एक तो विफाक और IMF के दरमियान आप रस्साकशी कह लीजिए, वहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी है FBR की, जो FBR की साख है, उसके हवाले से जो फिगर्स दी जा रही हैं रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी का कुछ मामला सामने आ रहा है। एक तो ये इशू आ रहा है, और दूसरा इशू आ रहा है विफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनके दरमियान मामला जो हैं वो तय होते नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे IMF ने ये कहा है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी 400-450 अरब का इजाफी टैक्स इकट्ठा करें, और वो इजाफी टैक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाए विफाक का बजटरी खसारा जो है उसको कम करने के लिए। तो ये दो मेजर माशी इशू सामने आ रहे हैं। फिर सियासी क्या सराहियाँ हैं बहुत सारी, जिसमें वो 28वीं तरमीम है, जिसमें NFE का जिक्र है। लेकिन मुझे अब्बासी साहब ज़ाती तौर पे जो ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है वो है तरक्याती बजट का। देखिए, अभी 10 तारीख को बजट का ऐलान होता है या मज़ीद डिले होता है, बट तरक्याती बजट का ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया। अब तरक्याती बजट जो है वो लगभग 4000 अरब रुपए का है इस साल के लिए। कोई 1000 अरब जो है वो विफाक का है, कोई 3000 अरब जो है वो चारों सूबे मिला के एलोकेट करते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी बड़ी अमाउंट है, और मैं ये समझता हूँ कि बजट के हवाले से ये सबसे ज़्यादा अहम जो फिगर है वो तरक्याती बजट की। अब 4000 अरब रुपए का मतलब ये है कि तकरीबन पूरे मुल्क में 11000 के करीब नए स्कूल बन सकते हैं। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो एक स्कूल की तकरीबन 10 करोड़ रुपए का PC1 बनाता है।
तो 11,000 स्कूल बन सकते हैं, कोई 6,500 के करीब जो हम बेसिक हेल्थ यूनिट कहते हैं, मिनी क्लिनिक कह लीजिए, मिनी अस्पताल कह लीजिए, 45,000 किलोमीटर की रोड और लगभग 3 से 4,000 साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबे। ये अगर एक साल में पाकिस्तान में बनते हैं तो फिर वो कहीं 4,000 अरब का जो तरक्याती बजट का ऐलान किया गया है, आप समझिए कि वो सही से उसमें खर्चा क्या। तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी और जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो बजट के हवाले से सामने आते रहते हैं। अभी बजट में आप देखेंगे मुख्तलिफ कमेंटेटर्स उनके ऊपर कमेंट्री भी करते हैं। मेरे नज़दीक अगर ये एक फिगर जो है, जो डेवलपमेंट बजट की है, तरक्याती बजट की है, अगर इसको सही तरह से खर्च कर लिया जाए तो आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट की हद तक उसकी शक्ल बदली जा सकती है। अब ये 4,000 अरब अगर पाकिस्तान के अजला में बांट दिया जाता है, 169 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट उसके पास 24 अरब रुपया सिर्फ एक साल के लिए आता है। आप अंदाज़ा कीजिए उसमें कोई 12-13 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, 4-4,500 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया होता है जो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। अब उस डिस्ट्रिक्ट के पास अगर 24 अरब रुपया दे दिया जाए तो आप सोचिए कि एक साल के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट की शक्ल बदल सकती है। अब कराची के अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट हैं। इमेजिन कराची को तकरीबन 150 अरब रुपया अगर मिल जाए और वो खर्च कर दिया जाए स्कूलों पे, साफ पानी की स्कीमों पे, वो खर्च कर दिया जाए आपकी रोड्स बनाने के ऊपर, वो खर्च कर दिया जाए अस्पताल बनाने के लिए, तो इस मुल्क की खुदाया किस्मत बदल सकती है, शक्ल बदल सकती है। इख्तियार वली साहब, पीपल्स पार्टी के साथ बजट इशू के ऊपर क्या डिफरेंसेस हैं जो अभी तक सॉर्ट नहीं हो पा रहे, हालांकि डिले भी हो गया? क्या ये सूबे 1700 अरब रुपए वफाक को देने पर राजी हो रहे हैं? देखिए, जहाँ पर डिले की बात है तो ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी तो वो जीबी इलेक्शन में एंगेज थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जेयूआई भी, मुस्लिम लीग नून भी, पीएमएलक्यू भी, इससे काम है पाकिस्तान भी, तो उस वजह से डिले किया गया। जो अगर आप को ये तासुर मार्केट में मौजूद है कि कोई डेडलॉक है, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो चुकी हैं और उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं तो वो आज फाइनल हो जाएंगी। बजट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि वो डेडलॉक है। और लाजमी बात है कि सूबे तैयार है 1700 अरब रुपए देने के लिए इत्तेहादियों की। मैं 1700 अरब रुपए की मैं बात नहीं करूंगा कि या वो होंगे या नहीं होंगे, जो भी होगा, लेकिन जो चीज़ें डिस्कस होनी है बजट से पहले इत्तेहादियों के साथ, वो डिस्कशन वो आज रात तक वो फाइनल हो जाएंगी। सो ये बीआईएसपी पे क्या इशू है? ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही रहेगा या वफाक करेगा, क्या होगा? बीआईएसपी पर हमारे जो दीगर इत्तेहादी हैं उनका भी ख्याल है और हमारा भी ख्याल है कि ये अगर सूबों के पास चला जाए तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है और फेडरल से जो है तो उसके वो खातिर खा नताइज वो हासिल नहीं कर सका। हालांकि माजी में कोई इस तरह हमारी कोई वो नहीं थी कि जो पिछली हुकूमत ने जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखा तो अगली हुकूमत आई, उन्होंने बेनज़ीर का नाम ही हटा दिया और वो प्रोग्राम भी बंद कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने इसको कंटिन्यू किया और उन्होंने उसको कैरी ऑन रखा। फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने उसका नाम भी बिगाड़ दिया, कुछ और ही कर दिया था, बस एहसास और वसीला और पता नहीं क्या क्या कर दिया था। हम दोबारा आए, हमने फिर उसको भी इसका नाम दिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको रिव्यू करना चाहिए। ये मतलब 1200-1300 अरब रुपया चला जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो पावर्टी एलिवेशन के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम था, वो भी एलिवेट नहीं हो रही है, वो भी मतलब उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया और दूसरा जो इसके गोल्स थे वो भी अचीव नहीं हुए। तो आप कह रहे हैं बजट पे कोई डेडलॉक नहीं है, एनईसी फिर क्यों डिले हुई है आज और क्या हुआ ये मसला? ये आदिल थोड़ा बहुत जो है ना, ये ऊपर नीचे होता है। बजट जब पेश होता है तो डेफिनेटली सारे साल के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने गोल्स अपने सेट किए होते हैं कि बजट आएगा तो मैंने अपना ये काम, ये बात हमने सीधी करवानी है। कोई आईनी तरमीम आए तो
आपके दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन्होंने अपने काम सीधे करवाने होते हैं। तो ये बड़ी मामूली बातें हैं, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर। ये इसके साथ अब हम बड़े आदी हो चुके अच्छा, हैं। चले मैं और सादा कर हो देता हूँ। जाएगा। चले मैं सवाल, अब पॉलिटिकल मैटर आपने फिर छेड़ा, मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगा। बिल्कुल मुख्तसर जवाब दीजिएगा। ये 2-3 दिन के अंदर ही आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले और चीज़ें चेंज करवा ली हैं। जी ओके, ठीक, थैंक यू। बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट आंसर। डॉक्टर साहब, ये जो यू वांट टू ऐड अ पॉइंट चार वाली साहब? हाँ, आपने पूछा कि बिलावल साहब ने 2-3 दिनों में अपनी सारी, नहीं, बिलावल साहब ने कैंपेन भी अच्छी की। उन्होंने वहां पे लंबा स्टे रखा, खुद वहां पर मौजूद था। आसिफा भुट्टो आई और उन्होंने आते साथ ही जो कह दिया था फार्म 47 का, हाँ, वो जो उनकी पहली स्पीच थी, तो लोगों ने बाय कर ली। उन्होंने उसी को फार्म 47, और लोगों ने क्या, वो जिसने बाय करनी उसी ने बाय कर ली थी। ओके, लेकिन वो फार्म 47 लेने में कामयाब। बट सर इसका मतलब ये है कि अगर कैंपेन अच्छी हो तो मियां साहब मौजूद भी हो ग्राउंड पे तो फर्क नहीं पड़ता फिर? नहीं, ऐसा भी नहीं है मेरे ख्याल में। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ने वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने विजन जी भी दिया है, और उन्होंने साथ जाते हुए ये भी कहा कि मैं जीतूं या हारूं, मुझे आप वोट दें या ना दें, मैं आपको मोटरवे बना के दूंगा। पर जाते हुए उन्होंने ये भी कहा ना कि देखें, आप मुझे निकाला गया तो आप लोग खड़े नहीं हुए, कोई भी निकला क्यों नहीं, लोग फिर गिला तो रह गए दोबारा। डॉक्टर साहब, वो तो उनका गिला है, वो तो उनका गिला है, और मेरे ख्याल में वो बजा है। एक बंदे की इतनी इनपुट हो मुल्क के लिए, एटम बम आपको चला कर दे दे, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दे, जहाज दे दे, मोटरवेज दे दे, अस्पताल दे दे, जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रख दे, और उसके बाद अगर वो इतना भी गिला ना करे तो मेरे ख्याल में ये उसका हक बनता है, और उसको रिस्पॉन्ड करना भी पब्लिक का हक बनता है। अच्छा, ओके। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे ये कौमी वसाइल की जो तकसीम के फार्मूले पर रिव्यू क्यों ज़रूरी है, और अगर इसे पेंडिंग रखा गया तो मज़ीद क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट? देखिए, आपने अभी BISP का जिक्र किया। कुछ ही साल पहले उसमें तकरीबन 8 लाख और 20,000 नाम ऐसे थे जिनमें कुछ तो सरकारी अफसरान थे, कुछ उनके अहल खाना थे, और बहुत सारे जो वफात पा चुके हैं लोग, उनको भी ये पैसा जो है वो बांटा जा रहा था। तो ये तो गरीब के नाम पे स्कीम बनाई गई थी, कंपैशन के नाम पे बनाई गई थी। इसमें बहुत सारे जो ऑडिट के नतीजे में जो बहुत सारे बड़े बड़े फ्रॉड्स नज़र आ रहे हैं, और फिर मेरा ख्याल है कि एक वो सियासी रंग इसको भी दिया जा चुका है। और दूसरा हवाला ये है कि आप सोचिए कि 850 अरब रुपए की ये स्कीम है, और इसके जो बेनिफिशरीज हैं इस्लामाबाद में रहने वाले, वो कोई 1% से भी कम है। बाकी सारे 99% से ज़्यादा जो बेनिफिशरीज हैं जिनको ये मिल रहे हैं पैसे, वो सूबों में रहते हैं। लेकिन इसका जो बोझ है वो सारा का सारा विफाकी बजट के ऊपर डाला हुआ है। तो इट डज नॉट साउंड फेयर कि रेसिपिएंट्स जो हैं जिनको मिल रहे हैं पैसे, वो सूबों के रिहायशी हैं, और बोझ जो आता है वो विफाकी बजट के ऊपर आता है। तो आप भी इसके हक में कि सूबों को चला जाना चाहिए? कि मैं तो हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ, मैं तो सियासी एलिमेंट इसमें नहीं डाल रहा हूँ। आपका हिसाब किताब सूबों पे ही जा रहा है सर। देखिए, कोई 8,000 अरब की अमाउंट मुख्तस की जाती है या की जाएगी इस बजट में सूद की मद के हवाले। अब वो जो सूद दिया जा रहा है वो एक कर्जा लिया गया था जिसके खिलाफ ये सूद दिया जा रहा है। अब वो कर्जा जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चा गया था, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चा गया था। लेकिन उसकी जो सूद की अमाउंट है, उसकी जो सर्विसिंग की अमाउंट है, वो 100% उसका बोझ जो है वो उत्पाद के ऊपर है। अब कोई 2,500 अरब रुपए का जो दिफा का बजट है, जो पिछले साल की एलोकेशन है, वो सारा का सारा विफाकी बजट के ऊपर है। अब वो जो पाक फौज दिफा कर रही है वो सिर्फ इस्लामाबाद का तो दिफा नहीं कर रही है, वो तो पूरे पाकिस्तान का दिफा कर रही है। तो इस हवाले तो डॉक्टर साहब, सिर्फ ये बेस्ट के BISP के ऊपर ही आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसी को प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस पे जाता है मेजॉरिटी चंक, तो क्या सिर्फ इसको होना चाहिए? NFC को भी रिव्यू होना चाहिए, और सेगमेंट्स भी हैं जिनको सूबों को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि जो अपना शेयर है वो दें और वफाक जो है वो सही तरीके से फंक्शनल हो सके?
देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें, एक BISP है, दूसरा दिफा का बजट है, और तीसरा जो सूद की अमाउंट में 8,000 अरब मुख्तस किया जाता है। ये सारा का सारा बोझ जो है ये विफाक के ऊपर आता है। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 4,000 अरब रुपए का तरक्याती बजट है, ये डिस्ट्रिक्ट्स को देना होगा। ये अभी तो 1 साल से पहले जब ये इसका बजट का ऐलान किया जाता है, स्कीमों का ऐलान किया जाता है, साल के बाद आपको और मुझे नज़र कुछ नहीं आता। ना कोई स्कूल नज़र आता है, ना कोई नए अस्पताल नज़र आते हैं, ना रोड्स बनी हुई नज़र आती हैं, ना साफ पानी की स्कीमें नज़र आती हैं। पैसा खर्च हो जाता है। हमने किया क्या है कि हमने अपने MNAs और MPs को बना दिया ठेकेदार, उनको बना दिया कॉन्ट्रैक्टर, उनको बना दिया प्रोजेक्ट मैनेजर। वो बहुत बड़े रुतबे के जो इदारे हैं उनके मेंबरान हैं, वो कानून साज इदारों के मेंबर हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये हो जाती है कि 4,000 अरब जो है वो कहीं सियासी हलकों की तरक्की के लिए लगा दिया जाए। तो यहाँ सियासी हलके नहीं होने चाहिए, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में शहरी रहते हैं उनको वैल्यू प्रोजेक्ट दें ऑल अक्रॉस। क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, ये MPs के साथ MNAs के साथ अपने अपने 4-4 ठेकेदार होते हैं, और नॉट ओनली दैट कि वो ठेकेदार होते हैं या ये उनके साथ होते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि वो भी देख रहे होते हैं कि कौन सी गली उन्हें सूट करती है, कौन सा मोहल्ला उन्हें सूट करता है, किस गांव में उन्हें वोट ज़्यादा मिलता है, किस जो है वो शहर के किस एरिया के अंदर हो, तो वो वहीं पर डेवलपमेंट का अपना फोकस भी कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑल अक्रॉस होनी चाहिए। और अभी जिस तरह इख्तियार साहब भी बात कर रहे थे कि मियाँ साहब अगर वहाँ कमिटमेंट कर कर आएँ कि बावजूद इसके कि मैं हार जाऊँ या जीत जाऊँ फिर भी मोटरवे दूंगा, पॉलिटिक्स भी इसी स्टाइल की होनी चाहिए कि जीत हार से जो कौमी मंसूबे हैं उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बहरहाल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, और वहाँ तो मोटरवे अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। थैंक यू सो मच इख्तियार वली खान साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईरान इसराइल के दरमियान दोबारा मिसाइल एक दूसरे पर दागे गए हैं, तो बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मशरिक़ी वस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने नई शिद्दत इख्तियार कर ली है और अप्रैल में होने वाली जंगबंदी अब तक सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। इसराइल का कहना है कि ईरान ने उसकी जानिब मिसाइल दागे हैं, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि यह कार्रवाई बैरूत पर इसराइली हमलों का जवाब है। हालिया हमलों के बाद तेहरान, तबरेज़ और इस्फहान समेत मुख्तलिफ ईरानी शहरों में धमाकों की इत्तलात सामने आई, जबकि ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशन रोकते हुए खबरदार किया कि अगर इसकी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद तेल और गैस के मराकज़ भी महफूज नहीं रहेंगे। लेकिन यह तनाज़ा अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद दिखाई नहीं देता। लबनान एक बार फिर इस कशमकश का मरकज़ बनता जा रहा है। यमन में हूसियों ने इसराइल की जानिब से मिसाइल दागने की जिम्मेदारी कबूल की है। इराक में भी ईरानी कार्रवाइयों की इत्तलात हैं, जबकि उर्दन ने अपने फ़िज़ाई हदूद में मिसाइलों की परवाज़ की तस्दीक की है। यूँ पूरा खित्ता एक वसीतर तसादुम के खदशात से दोचार है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा किया है। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामीन नेतन्याहू को भी तहम्मुल का मशवरा दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि मौजूदा कशीदगी इन सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही है जो एक मुमकिना मुआहदे के करीब पहुँच चुकी थी। दूसरी जानिब ईरान का इल्ज़ाम है कि इसराइली कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिर्फ तल अवीव पर नहीं बल्कि वाशिंगटन पर भी आयद होती है। तेहरान अब एक नया पैगाम दे रहा है कि अगर बैरूत को निशाना बनाया गया तो उसका जवाब इसराइल के अंदर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सिफारतकारी इस बहरान को रोक पाएगी या जंगबंदी मुकम्मल तौर पर टूट सकती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि क्या ईरान और इसराइल के दरमियान कि जो हालिया मिसाइल हमले हो रहे हैं ये महज एक लिमिटेड रिटेलिएशन है या हम एक दोबारा बड़ी इलाकाई जंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। एक्चुअली सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पर कोई हतमी कमेंट करना जो है बड़ा मुश्किल है। कल ही हम मीडिया पे बात कर रहे थे कि अभी चीज़ें पीस की तरफ जाएंगी, दरमियान में फिर आई थिंक ये डेवलपमेंट हुई है। इसमें आई थिंक ईरान का जो बताया जा रहा है कि एक नई डिटरेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं IRGC कि अगर लेबनान पे हमला होता है तो देन ईरान विल रिस्पॉन्स। ये आई थिंक बड़े से बाद दोबारा ये चीज़ सामने आई है। दूसरा, कुछ खबरें हैं शायद कि जो हुतीज़ हैं, अंसार अल्लाह है यमन में, उन्होंने भी आई थिंक या तो टारगेट किया है इसराइल को या वो भी तैयारी कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि नाउ वी लुकिंग एट 2 चोक पॉइंट्स। ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है जो ऑलरेडी अफेक्टेड है, और फिर अभी बाब-अल मंदब है रेड सी में। तो देयर आर चांसेस, और हम हमेशा कहते रहे कि जो डिटेक्टर्स हैं आई वुड से दोनों तरफ या 3 तरफ, इसमें ज्यूइश लॉबी है अंडर नेतन्याहू, दे वांटेड कि वॉर कंटिन्यू रहे। फिर कुछ नियोकॉन्स हैं अमेरिका में, फिर किसी हद तक आप भारत का कह सकते हैं, कम से कम एक मॉरल सपोर्ट वो जरूर देते हैं नेतन्याहू को कि लड़ाई कंटिन्यू करे। आई डोंट नो व्हाई। और आईआरजीसी में भी मेरे ख्याल में कुछ ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, बिकॉज अभी पास में भी आपने देखा कि उन्होंने दोबारा कुवैत और बहरीन को टारगेट किया है। तो ये आई थिंक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है, डिस्पाइट जो एफर्ट हुई है रीजन में। एक्चुअली नोबडी वांट्स अ वॉर, आई वुड से 95% ऑफ द वर्ल्ड डजंट वांट वॉर, और रीजन भी। लेकिन ये बीच में डिटेक्टर्स जो है टाइम कामयाब हो जाते हैं। अभी इसको देखना है कि चीजें किस तरह जाती हैं। इजराइल का भी आईआरजीसी वाले मामले में आप क्या देखते हैं कि क्या इशू है उधर? जी, उसमें मेरे ख्याल में जो स्पेसिफिक टारगेटिंग उन्होंने की है लेटेस्ट जो है, इजराइल को बिल्कुल करें, सो बिस्मिल्लाह, बट टारगेटिंग गल्फ स्टेट्स, और उसमें फिर एक दोनों तरफ आपने देखा है कि ठंडा करने की एफर्ट होती है। पूरी रीजन पाकिस्तान की है, सऊदी अरेबिया की है, और उसमें छोटी रियासतों को जब टारगेट करते हैं, स्पेशली मैं नई वेव की बात करूँ, लड़ाई जो होगी वो होगी, आई थिंक उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो पोलिटिकल लीडरशिप है, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है या अब्बास अरागची साहब हैं बेसिकली, एंड मे बी जो असेंबली के इनके स्पीकर हैं या चेयर हैं कालिपोव साहब, तो वो प्रॉब्ली दे वांट के चीज़ें मसरत के साथ हल की जाए डिप्लोमेटिकली। देखा जाए तो डिफरेंसेस बड़े कम रह गए। अगर अभी ईरान और अमेरिका का फ्रंट देखें तो काफ़ी हद तक ठंडा है, उसमें लिमिटेड स्ट्राइक्स ज़रूर हैं जो कि पॉसिबल होता है, लेकिन अदरवाइज चीज़ें जो है ट्रंप की ट्वीट्स को भी देख लें, बाय एंड लार्ज बेहतरी की तरफ जा रही है, कोई शूटिंग वॉर नहीं हुई। ये जो लेटेस्ट राउंड है विद इजराइल, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। इसमें क्या इजराइल जो चाहता था वो आईआरजीसी कर रहा है, या आईआरजीसी जो चाहता था वो इजराइल कर रहा है? तो आई फील कि वहाँ पे भी कंट्रोल की ज़रूरत है। ओके, सो ये अमेरिका में अपेरेंटली हमने देखा है कि एक माहौल तो ज़ाहिर है ही बिल्कुल एंटी वॉर बना हुआ है। अमेरिकन सोसाइटी तो कम से कम बिल्कुल क्लियर है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से भी ये इंप्रेशन मिल रहा है दोनों तरफ से कि भाई वो भी चाहते हैं अवॉइड हो वॉर। जो उनका ख्याल है कि ईरान के साथ जो पीस टॉक्स हैं वो फाइनलिटी अटेन करने वाली हैं, करीब जा रही हैं चीज़ें, लेकिन वो ज़ाहिर है इफ़ बट लगा के रखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी ना किसी तरह से अपना। सो ईरान अमेरिका को भी रिस्पॉन्सिबल करार दे रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट से आपको एक थोड़ा सा इंप्रेशन ये मिलता है कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मैंने कहा कि रोकें, अब मज़ीद अटैक ना करें, रिटेलिएट ना करें, बस ईरान ने कर लिया जो करना था। अब वाशिंगटन के रोल को आप कैसा देख रहे हैं आप? वो अब तंग आ गए, दे हैड इनफ विद ये ट्रायंगुलर वॉर में ये होता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एलाई तो हैं, फिर एक ज़ायनिस्ट लॉबी है जो प्रेशर डालती है, और इसीलिए लेट्स से ईरान और अमेरिका का फ्रंट ठंडा होता है तो उधर से अगर दूसरी तरफ से शरारत होती है तो इसका मतलब ट्रायंगुलेशन में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ब्लेम करना वाकई। एंड ए टाइम ये हो भी सकता है कि वहाँ से शायद ये आप शुरू हो जाए, हम खामोश हुए थे। सेम इज़ ट्रू ऑन द अदर साइड ऑल्सो। अगर आप देखें ईरान की भी अपनी एक फ़िलहाल ट्रायंगल है, हिजबुल्लाह है लेबनान में, देन दे हैव आप कह लें अंसारुल्लाह या हुतीज़ हैं यमन में। तो ये भी एक ट्रायंगल है जो एट टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जज करना कि लेट्स से व्हाई दे आर डूइंग इट। लेकिन मेरे ख्याल में जो इजराइल ने लेबनान में अटैक किए हैं बिल्कुल अनवारंटेड है, कोई तुक नहीं बनती, और उसमें प्रॉब्ली दे वांटेड कि इंसाइट करें ईरान को, दोबारा इसको ड्रैग करें, एंड देन दे हैव बट आई समहाउ आई फील कि नाउ द वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर, बिकॉज ये वो वॉर है जिससे हर चूल्हा अफेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और टाइम आई फील कि ठीक है अभी आप खुल के लड़ लें, मतलब जितनी तबाही करनी है आप कर लें, फिर एक ही दफ़ा मतलब जितना जोर है लगा लें, और पूरी दुनिया को आई वुड से बट ईरान ने तो सर उसको एसिमेट्रिक वॉर बना दिया है ना अब, और इजराइल भी बाहर नहीं आ रहा, इजराइल भी जो है वो स्पॉइलर के तौर पर एक्टिवेट है। तो वो जो एक दफ़ा लड़ने वाली बात है वो अब अमेरिका ने तो समझ लिया, अमेरिका ने तो ख़ुद को थोड़ा सा इस मसले से डिस्टेंस किया है, क्योंकि वो तो एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम उनको स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हुआ है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू चीज़ों को, अब तो वो उसको न्यूक करार दे रहे हैं कि भाई अब न्यूक ये है स्ट्रेटेजिक जो मूव आप करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बताएं कि आखिर में जो आने वाले अभी 2-3 दिन हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा आपको क्या लगता है, मुझे ये बताएं कि यार हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? ये एक लिमिटेड टेंशन होगी वहाँ पे,
डिप्लोमेसी प्रिवेल करेगी या कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दोबारा आगे जाएगा मजीद? जी मेरे ख्याल में हतमी तौर पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। कल मैं मीडिया पे था और वी वर वेरी होप, लेकिन आज फिर देखे लास्ट 24 आवर्स में सिचुएशन चेंज हुई है। तो उसमें सिनेरियोज आप जरूर डिस्कस, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन कमेंट तो क्या होगा। हाँ। उसमें सिनेरियोज हो सकते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं, ईरान ने आई थिंक ऐलान भी किया कि दिस इज इट, विक्ट्री ऑपरेशन खत्म हो गया, तो प्रॉब्ली यू लुकिंग एट लिमिटेड, और उन्होंने शो किया है कि लेबनान के केस में डिटरेंस हम करेंगे, डिटरेंस कायम है। दूसरी साइड पे भी ये हो सकता है, तो देयर इज अ चांस कि इस तरीके से कूल डाउन हो जाए चीजें। द अदर इज कि ये फिर एस्केलेट कर जाए। सेकंड सिनेरियो इज कि दैट अगेन यू हैव But situation is very precarious. I got your point. Situation is very precarious कि आप इस पे finality attain नहीं कर सकते because lot of things going on. एकदम से situation change हो जाती है, मिसाइल दाग दिए जाते हैं एक दूसरे पे, जिससे आपको लगता है कि सारी डिप्लोमेसी या दुनिया की जो एफर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स हैं, वो जो है थोड़ा सा काम पेंडिंग में जाता दिखाई देता है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।